क्रिएट किया वो हो गया, उसके अंदर बेच लो। मार्केट चलते हैं, चलो मार्केट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्या है बाजार? मार्केट देखो, मार्केट कैसे बनता है, आप किस चीज़ को मार्केट कहेंगे, क्या उसके अंदर होना चाहिए? भाई कोई भी एक जगह है, क्या हर चीज़ को मार्केट कह सकते हैं? नहीं। मार्केट में कुछ उसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं कि ये चीज़ें उस जगह पर होनी चाहिए तभी उसको मार्केट कहेंगे। क्या क्या होनी चाहिए? वहाँ पर बायर होना चाहिए, मतलब कोई खरीदने वाला होना चाहिए। वहाँ पर सेलर होना चाहिए, अब खरीदने वाला है तो बेचने वाला भी होना चाहिए, तो बायर सेलर होने चाहिए। ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, ऐसे खुले में तो नहीं, हालांकि आजकल तो मार्केट खुले में भी चल जाते हैं, लेकिन होना चाहिए। जैसे कि मान लो आपने कपड़ा मार्केट देखा, आप कपड़े खरीदने जाते हो किसी बड़े, आप जैसे कि आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो मॉल जो बन गए हैं, बिग बाज़ार बन गए हैं, बड़े बड़े जो मॉल बन गए, वो आपस में अपने आप में क्या है, एक मार्केट है। वो जो इंस्टीट्यूशन उसने बनाया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसने क्रिएट किया है वो हो गया, उसके अंदर बेचने वाले भी हैं, खरीदने वाले भी जा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पीछे से काम करती हैं, जैसे कि इम्पोर्टर्स, प्रोसेसर्स, ठीक है, स्टोरेज ओनर्स, होलसेलर, क्रेडिट सप्लायर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऐसे दिख जाती हैं। भाई मैं हूँ, मान लो कि मैं एक बायर हूँ, मैं एक कंज्यूमर हूँ, मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो मैं किसी भी दुकान में जाऊंगा, वो दुकान क्या कहलाएगी? इंस्टीट्यूशन कहलाएगी, या वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएगी। उसके अंदर वो बेचने वाला होगा और मैं खरीदने वाला हूँ। बस मुझे तो ये तीन चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो क्या मार्केट सिर्फ इन तीन चीज़ों से मिलकर बना है क्या? नहीं, ये तीन तो हैं ही, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीछे से काम करती हैं, जो हमको नहीं दिखती। जैसे कि इम्पोर्टर, जैसे कि प्रोसेसर, जैसे कि स्टोरेज ओनर, जैसे कि आपका होलसेलर, भाई ये भी तो कहीं ना कहीं से लाया होगा, वो होलसेलर। क्रेडिट सप्लायर, इसको पैसों की जरूरत पड़ी होगी, किसी न किसी ने इसको क्रेडिट किया होगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कोई पॉलिसी होगी उस प्रोडक्ट के ऊपर, ये पीछे से काम करती है। तो मतलब मार्केट क्या है? मार्केट को आप कैसे डिफाइन करोगे? मार्केट क्या है? ये वो जगह है जहां पर बायर और सेलर एक, पता नहीं मैं तो डर गया हमारे पास में ही एक मंदिर है, वहां पर अजीब सा किसी ने गाना लगा दिया और आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा हो, ऐसा लगा जैसे किसी की रोने की आवाज़ आ रही है, कोई संगीत राग छेड़ रहा है लेकिन लगा मुझे जैसे कि रोने की आवाज़ आ रही है। तो मार्केट कौन सी जगह है? मार्केट वो जगह है जहां पर बायर और सेलर एक साथ एक जगह पर मिलते हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर अपनी कॉमोडिटीज़ को, अपनी वस्तुओं को एक्सचेंज करते हैं। समझ गए भाई मार्केट क्या है? मार्केट वो प्लेस है, वो जगह है जहां पर खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों आकर इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, फिर वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सेलर इन्फॉर्मेशन देता है, बायर इन्फॉर्मेशन लेता है। कई जगह पर तो बायर इन्फॉर्मेशन देता है, फिर उसके अकॉर्डिंग सेलर अपने प्रोडक्ट को बेचता है। इन्फॉर्मेशन लेना देना होता है, उसके बाद जो कमोडिटीज़ होती है, जो भी वस्तु होती है, उनको एक्सचेंज कर लेते हैं। भाई हो सकता है बायर उसको पैसे दे, बदले में वो प्रोडक्ट दे, या कई बार तो ऐसा भी होता है कि बायर कोई प्रोडक्ट देता है, प्रोडक्ट के बदले में दूसरा प्रोडक्ट ले लेता है। तो वो सब क्या है? आपका मार्केट है, वो जगह क्या है? मार्केट है। कॉमोडिटीज़ क्या है? कॉमोडिटीज़ कोई भी टेंजिबल चीज़, टेंजिबल का मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप छू सकते हो। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टीज या वस्तु दो तरह की होती है, एक टेंजिबल होती है, एक नॉन टेंजिबल होती है। नॉन टेंजिबल जैसे कि आपका आइडिया, आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो वो आपकी प्रॉपर्टी, लेकिन उसको कोई छू नहीं सकता, वो क्या है? नॉन टेंजिबल में है। टेंजिबल मतलब कोई भी वस्तु जिसे आप टच कर सकते हो, छू सकते हो। ये मोटा मोटी मैंने आपको बताया है टेंजिबल, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू हो, जिसको आप टच कर सको, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप छू सको, टच कर सको, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू हो और जिसको एक्सचेंज किया जा सके, वो क्या कहलाती है? कॉमोडिटी कहलाती है, वस्तु कहलाती है। इसी कॉमोडिटी को हम एक्सचेंज करते हैं मार्केट के अंदर और बायर उसको खरीदता है। मार्केटिंग सर्विसेज की बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं। मार्केट के अंदर सेलिंग की जाती है, बेचने का काम किया जाता है। मार्केट के अंदर खरीदने का काम किया जाता है। मार्केट के अंदर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक मैनेजमेंट पे भी काम करते हैं। भाई आजकल तो हो गया ना भाई, आप तो बस खरीदने जाओ, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी वही कर देता है। इसके अलावा स्टोरेज की व्यवस्था भी मार्केटिंग सर्विस के अंतर्गत ही आती है। फाइनेंसिंग, इस पर तो लगा लो IMP, फाइनेंसिंग। आज की डेट में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती है। इंडिया के अंदर ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास खुद का इतना पैसा है कि वो अपने ही पैसों के दम पर बिजनेस स्टार्ट कर सकें। ऐसे बहुत कम लोग हैं, नहीं तो मेजोरिटी किसकी है? अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको फाइनेंस तो लेना ही लेना पड़ेगा। विदाउट फाइनेंस बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाते, भले ही वो बैंक से ले या अपने नाते रिश्तेदारों से ले, किसी साहूकार से ले, कहीं से भी ले, लेकिन फाइनेंस तो लेना पड़ता है। तो फाइनेंसिंग आज की डेट में इस मार्केटिंग सर्विस में, अगर आपको जाना है मार्केटिंग सर्विस में, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका फाइनेंसिंग भी है। बिना फाइनेंसिंग के कुछ भी पॉसिबल नहीं है आज की डेट में।
ये मेजोरिटी बात कर रहा हूँ मैं, अंबानी, टाटा, बिरला इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग मैटर है, उनके पास तो वैसे ही बहुत पैसा है। यही तो फाइनेंसर होते हैं, यही लोग तो पैसा देते हैं छोटे मोटे बिजनेसमैन वालों को। ठीक है भाई, तो जो फाइनेंसिंग है वो आपका क्या है, आज के डेट में प्रेजेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है मार्केटिंग सर्विस में। फिर उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये एक और सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का कोई तरीका नहीं है, आपके अंदर अगर रिस्क बियरिंग एबिलिटी नहीं है, तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, बिजनेस के बारे में भूल जाइए। ये एक कड़वा सच है कि जॉब वही लोग करते हैं जिनके पास रिस्क बियरिंग एबिलिटी नहीं होती, ये सच है। और बिजनेस वही लोग करते हैं जिनके पास रिस्क बियरिंग एबिलिटी होती है। और बिजनेस में सक्सेस ही वही लोग होते हैं जिनके पास रिस्क मैनेजमेंट करना जिनको आता हो, जिनको रिस्क बियरिंग एबिलिटी इनके अंदर बहुत होती है, वही लोग बिजनेस कर पाते हैं और सक्सेस हो पाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक आज की डेट में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया मार्केटिंग सर्विसेज में। इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, ये सारी चीज़ें भी मार्केटिंग सर्विसेज में ही आती हैं। अब बात करें अपन कुछ मार्केटिंग एजेंसीज और उनकी फंक्शनरीज के बारे में, जैसे कि विलेज मर्चेंट, ठीक है, इनरेंट डीलर, उसके बाद हम बात करें कमीशन एजेंट, ये सब नाम आप लोगों ने सुने हुए हैं, ब्रोकर, ठीक है, ब्रोकर को तो हिंदी में बड़ा गंदा सा नाम है, होलसेलर, कच्चा आड़तिया, पक्का आड़तिया, ये होलसेलर में आते हैं दोनों। इसका क्या मतलब हुआ, कच्चा आड़तिया नाम सुना है कभी, कच्चा आड़तिया, पक्का आड़तिया, आड़तिया सुना होगा, कच्चा पक्का नहीं सुना होगा। कच्चा आड़तिया वो होता है जो प्रोड्यूस को असेंबल करता है, जैसे कि कोई फार्मर है, कोई किसान है, ठीक है, कच्चा आड़तिया क्या करता है, इस फार्मर से जो प्रोड्यूस होगा ना उसको इकट्ठा करेगा, उसको क्या करेगा, असेंबल करने का काम करेगा, ठीक है, सिर्फ असेंबल करता है, अपने पास रखता नहीं है। फिर ये कच्चा आड़तिया किसको दे देता है, इस पक्के आड़तिया को दे देता है। पक्का आड़तिया क्या करता है, उसको अपने पास रखता है और रिटेलर्स में फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा रिटेलर्स में, और रिटेलर ही सबसे लास्ट लिंक है। भाई मैं कंज्यूमर हूँ, मैं कौन हूँ, कंज्यूमर हूँ, ठीक है, मुझे कोई भी चीज़ चाहिए तो मैं किसके पास जाऊँगा, ना मैं आड़तिया के पास जाऊँगा, ना मैं होलसेलर के पास जाऊँगा, ना मैं ब्रोकर के पास जाऊँगा, ना मैं कमीशन एजेंट के पास जाऊँगा, ना मैं विलेज मर्चेंट, ना इनके पास, मैं किसके पास जाऊँगा, रिटेलर के पास जाऊँगा। भाई जो कंज्यूमर है उसका सीधा सीधा कॉन्टैक्ट किससे होता है, रिटेलर से ही होता है। जैसे कि मान लो आपको कोई मोबाइल खरीदना है, तो मोबाइल खरीदने के लिए आप रिटेलर के पास ही जाओगे ना, सैमसंग के या LG के या जो भी आपका फ़ोन लेना हो, ओप्पो का लेना हो, वीवो का लेना हो, उसके शोरूम में ही जाओगे ना। वो कौन होते हैं, रिटेलर ही तो होते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप डायरेक्ट फैक्ट्री में चले जाओ खरीदने के लिए। आपको टोमेटो केचप लेना है तो टोमेटो केचप कहाँ से लोगे, रिटेलर के पास जाके लोगे ना, कि डायरेक्ट उसकी फैक्ट्री में चले जाओगे जहाँ पर टोमेटो केचप बन रहा है। कंज्यूमर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किससे होता है, रिटेलर से होता है। यानी कि ये जो रिटेलर है ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है किसके, कंज्यूमर के। यानी कि कंज्यूमर को प्रोड्यूसर से जोड़ने का काम। भाई इस कंज्यूमर को सप्लाई कौन कर रहा है, इनडायरेक्टली अगर देखें तो फार्मर से आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट सप्लाई नहीं हो रही है। फार्मर से विलेज मर्चेंट, इनरेंट डीलर के पास कमीशन एजेंट, ब्रोकर, बहुत सारे चेन यहाँ पर मिलेंगे। होलसेलर, कच्चा आड़तिया, पक्का आड़तिया, उसमें आ जाते हैं दो। फिर उसके बाद रिटेलर पर पहुँचेगा, देन कंज्यूमर पर पहुँचेगा। इसलिए तो भाई फार्मर के द्वारा जब कोई चीज़ 2 रुपये में दी जाती है ना, तो वो कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते 10 रुपये की हो जाती है। ये 8 रुपये कहाँ चले गए, ये 8 रुपये इनमें चले गए ना, इन लोगों तक पहुँच गए, और रिटेलर तक, रिटेलर भी तो उसमें आ जाएगा। ये सब लोग बीच में 1-1 रुपये भी अगर खाते जाएंगे तो कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते वो 2 रुपये की चीज़ 10 रुपये में हो जाती है। तो ये जो चेन है, ये चेन ही तो एक तरह से किसी भी कमोडिटी की प्राइस को बढ़ा देती है। अपन कहते हैं ना भाई, अपन आजकल आपने सुना होगा कि किसानों ने अपने टमाटर जो है, अपनी प्याज जो है वो सड़कों पर फेंक दी, आलू का इतना उत्पादन हुआ कि सड़कों पर फेंक दिया। फिर आप लोग ये भी सोचते होगे यार ये बेवकूफ़ है, सड़क पर क्यों फेंक रहे हैं यार, और कहाँ सस्ता है। किसान कहते हैं भाई हमारे टमाटर इतने ज़्यादा हो गए, हमारा प्रोडक्शन इतना हो गया है कि हमको अपना लागत का भी भाव नहीं मिल रहा है। मतलब उनसे टमाटर खरीदे जा रहे हैं 1 रुपये किलो में, 25 पैसे के किलो में खरीदे जा रहे हैं। आप लोग सोचते हो कि 1 रुपये किलो टमाटर किसानों को देने पड़ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं मिलते। आप अगर मार्केट में टमाटर ढूंढने जाओगे ना, तो आपको टमाटर मिलेंगे 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, 30 रुपये किलो। और फिर एक तरफ आप देखते हो कि यार किसानों ने इतने सारे टमाटर रोड पर फेंक दिए, इतनी सारी प्याज रोड पर फेंक दी, आलू जो है वो ट्रक की ट्रक रोड पर पलट दिए, लेकिन हम मार्केट में जाते हैं तो हमको तो 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो आलू मिलते हैं। वो कैसे हैं, ये जो है ना आपके कमीशन एजेंट, ये जैसे कि मान लो अपन ने होलसेलर पे कहा, ये होलसेलर जो है ना वो इन किसानों से 25 पैसे में ही खरीदेगा। उसने तो कितने में खरीदा, 25 पैसे में। तो किसान तो कहेगा कि मैंने तो 25 पैसे में ही बेचा है, लेकिन जो खाने वाला है, कंज्यूमर है, वो कहेगा क्या बात करते हो तुम्हारे यहाँ से 25 पैसे में गया, मेरे पास पहुँचते पहुँचते तो 5 रुपये का हो गया था।
तो बीच वाले पैसे कहाँ गए? वो ये लोग महंगाई बढ़ा देते हैं। ये चीज़ें होती हैं, ये चेन है पूरी, मार्केटिंग एजेंसी में काउंट करते हैं। समझ गए भाई? तो ये रिटेलर जो है ना वो लास्ट लिंक है। ये कैसी लिंक है? लास्ट लिंक है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। प्रोड्यूसर कौन? फार्मर। फार्मर और कंज्यूमर को जोड़ने वाली आखिरी कड़ी कौन सी है? रिटेलर है। समझ गए भाई? अब आ जाओ भाई, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। यहीं से मार्केट के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट। देखो, परफेक्ट मार्केट का मतलब क्या है? जहां पर एकदम प्योर कंपटीशन होता है, कोई धोखेबाजी नहीं, कोई वहां पर मोनोपोली नहीं चलेगी कि मन मुताबिक जो मैं भाव देना चाहूँ वो भाव दे दूँ, ऐसा वहां पर नहीं चलता। परफेक्ट मार्केट का मतलब जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, बेचने वाले भी बहुत हैं और खरीदने वाले भी बहुत हैं। बेचने वाले भी बहुत हैं और खरीदने वाले भी बहुत हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल परफेक्ट का है, आप सब्जी मंडी में जाइए, कभी भी सब्जी मंडी में आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे, जैसे कि मान लो आप कोई प्याज की मंडी में जाइए, आप ऑनियन मार्केट में चले जाइए, जहाँ पर सिर्फ प्याज ही प्याज मिलती हो, ठीक है। तो प्याज बेचने वाले भी आपको 50 लोग मिल जाएंगे, 50 दुकानें आपको मिल जाएंगी, यहाँ पर सिर्फ प्याज ही प्याज मिलेगी, और 50 से उतने ही आपको खरीदने वाले भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? परफेक्ट है, यहाँ पर कंपटीशन अच्छा है, एकदम प्योर कंपटीशन है। यहाँ पर आपको कोई ठग नहीं सकता, यहाँ पर आपको कोई भी नहीं ठग सकता। एक दुकान वाला अगर आपको 10 रुपये किलो में दे रहा है तो आप किसी दूसरे दुकान वाले के पास जाकर देख लीजिए, अगर सभी लोग 10 रुपये किलो में दे रहे हैं तो समझ जाइए कि भाव एकदम बढ़िया है, आप 10 रुपये में ले सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई ठग नहीं सकता। किसमें? परफेक्ट मार्केट में। यहाँ पर किसी तरह की कोई भी मोनोपोली नहीं चलती। जैसे कि मान लो आप किसी मार्केट में गए और उस मार्केट के अंदर केवल एक ही सेलर है, केवल एक ही व्यक्ति है जो प्याज बेच रहा है, प्याज बेचने वाला, ऑनियन बेचने वाला केवल एक व्यक्ति है, तो वो तो अपने मन मुताबिक बेचेगा, क्योंकि उसको पता है कहीं और तो मिल ही नहीं रहा, सिर्फ मैं अकेला हूँ जो दे रहा हूँ, तो मैं अकेला ही बेचने वाला हूँ, तो वो अपने मन मुताबिक ही बेचेगा। उसका मन होगा तो वो उसको 100 रुपये किलो में बेचे, तो उसने क्या कर दिया? मोनोपोली क्रिएट कर दी। इसका जीता जाता है एग्जाम्पल अभी मेरे साथ ही हुआ है। अभी 2 महीने पहले की ही बात है, 2 महीने पहले की अगर मैं बात करूं तो एक कैमरा मुझे लेना था ये ऑनलाइन क्लास को रिकॉर्ड वगैरह करने के लिए। वो कैमरा जो था पैनासोनिक का था और उसकी प्राइस थी 31,000 रुपये, 31,000। कितने? 2 महीने पहले की बात है, 31,000 रुपये। अब ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ, तो ये जो कैमरा है ना पैनासोनिक का, ये इतना ज़्यादा बिका कि जो पैनासोनिक कंपनी है, अब दिक्कत ये है कि भाई इतनी इस रेंज में, हालांकि जो कैम कॉर्डर वगैरह आते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, 80,000 70,000 और महंगी निकलती है, 1 लाख से ऊपर। ये पहली ऐसी रेंज थी जो इतने रेंज में आ रहा है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो मेरा इसका था, मेरा मन स्टार्टिंग में तो मेरा बजट नहीं था, लेकिन अब थोड़ा सा बजट आ गया है तो मैं इतना पैसा मैं इस कैमरे को ले सकता हूँ। तो 2 महीने पहले 31,000 रुपये का पैनासोनिक का कैम कॉर्डर मिल रहा था, लेकिन इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी। अब उस रेंज में बेचने वाला अकेला कौन है? पैनासोनिक ही है, यानी कि बेचने वाला कितने हैं? केवल एक ही है। कोई और कंपनी तो इस रेंज में बेच नहीं रही है, अकेली पैनासोनिक ही बेच रही है। तो इसने देख लिया भाई मार्केट में और मेरे अलावा कोई है ही नहीं, तो इसने सेम टू सेम वही कैमरा है, उसकी प्राइस बदल कर अब रख दिया 40,000 रुपये। और अभी भी लोग ले रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। उसने क्या देख लिया पैनासोनिक वाले ने कि भाई मैं 31,000 रुपये में कैमरा बेच रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी कंपनी है और जो कंपनियाँ हैं, सोनी है, LG है, बाकी की जो कैनन है, ये जो दूसरी कंपनियां हैं, ये जो कैमरे बेच रही हैं वो 80,000 से ज़्यादा की रेंज वाले हैं। तो 31,000 में मैं बेच रहा हूँ और 80,000 से ज़्यादा की रेंज में ये कंपनी वाले बेच रहे हैं। तो यहाँ पर इसने देख लिया कि मेरी मोनोपोली क्रिएट मैं कर सकता हूँ, मैं अकेला ही हूँ जो इस रेंज में बेच रहा हूँ। तो उसने 31 से कितना कर दिया? 40,000 कर दिया। उसको पता है कि अभी भी लोग 40 में ही खरीदेंगे, क्योंकि 80 से तो बहुत ज़्यादा ही है, 80 से तो बहुत कम है। वो चाहे तो इस 40 को आगे चल के 50 भी कर सकता है, तब भी लोग इसी को ही खरीदेंगे, क्योंकि अभी भी 30,000 तो बच रहे हैं 80 और 50 में। हाँ, ये पैनासोनिक वाला ये अच्छे से जानता है कि मैं 80 के करीब नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि अगर मान लो मैं गलती से भी 78K पर पहुंच गया, या मान लो मैंने 75,000 कर दिया, तो फिर लोग मेरा कैमरा नहीं खरीदेंगे, फिर लोग इसको खरीद लेंगे। इसको कहते हैं मोनोपोली क्रिएट करना। मैं अकेला ही हूं। जब कोई एक व्यक्ति हो बेचने वाला तो वो मोनोपोली क्रिएट कर सकता है, ये होता है। तो प्योर मार्केट के अंदर ऐसा मोनोपोली क्रिएट करने वाला कोई भी नहीं होता। वहां पर बहुत सारे वायर होते हैं, तुम नहीं दोगे तो हम किसी और से खरीद लेंगे, तो वहां पर हम आपको सस्ते में ही मिल जाती हैं सारी चीजें। तो परफेक्ट मार्केट में लार्ज नंबर में बायर होते हैं, लार्ज नंबर में सेलर होते हैं, खरीदने वाले भी बहुत, बेचने वाले भी बहुत। एक चीज और, परफेक्ट मार्केट में जो प्रोडक्ट बेचा जाता है ना वो होमोजीनियस, एक ही प्रकार का प्रोडक्ट होता है, इसको ध्यान रखना।
एक ही प्रकार का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ऑनियन मार्केट, आप सिर्फ प्याज वाली मंडी में जाइए ऑनियन मार्केट, आप लहसुन की मंडी में जाइए गार्लिक मार्केट, सिंपल सिंपल, जहाँ पर सिर्फ ऑनियन ही ऑनियन मिलेगी, गार्लिक ही गार्लिक मिलेगी, उसको कहते हैं अपन होमोजीनियस। ठीक है, एक ही प्रकार के प्रोडक्ट मिले, परफेक्ट मार्केट। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर जो सेलर और बायर है उनके पास अच्छी नॉलेज उनकी परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो खरीदने वाला है उसके पास नॉलेज नहीं है तो सेलर उसको कैसे भी करके बुद्धू बना सकता है, बेचने वाला किसी भी तरीके से बुद्धू बना सकता है। आप भी मार्केट में जब कोई चीज़ लेके जाते हो पहले पता कर लेते हो सब कुछ गूगल पर, यूट्यूब में, तब जाते हो, नहीं तो वो आपको कुछ भी बेवकूफ़ बना देगा कि इसमें ये फीचर ये वो कर करू के आपको कैसे भी करके टरका देगा, जाओ भाई निकलो। तो परफेक्ट मार्केट के अंदर सेलर और बायर दोनों के पास उस प्रोडक्ट के बारे में, जो भी आप प्राइस वगैरह ले रहे हो, जो भी प्रोडक्ट है उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, होती ही है। किसी तरह का कोई लीगल इंस्टीट्यूशन या किसी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं होता है बायर और सेलर के बीच में परफेक्ट मार्केट के अंदर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिए। एग्रीकल्चर के अंदर जो कंडीशंस पाई जाती हैं आपकी परफेक्ट मार्केट की, वो बहुत कॉमन है। या आप ये कह सकते हो, आप ये पूछ सकते हो कि सर परफेक्ट मार्केट कहाँ पाई जाती है, तो आप कह सकते हो परफेक्ट मार्केट अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा कॉमन है। अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में परफेक्ट मार्केट बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। यूजुअली अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में परफेक्ट मार्केट ही होती है। ठीक है, अब आ जाओ इम्परफेक्ट मार्केट पर, जहाँ पर प्योर कंपटीशन नहीं होता, देयर इज नॉट अ प्योर कंपटीशन, वहाँ पर मोनोपोली चलती है, मोनोपोली चलती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसे कहते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, इम्परफेक्ट मार्केट में क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। ठीक, यहाँ पर अलग अलग टाइप की होते हैं, जैसे कि एक होता है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली का मतलब बेचने वाला एक हो, यानी कि सिर्फ एक ही सेलर हो, ओनली वन सेलर। कोई एक ऐसी मार्केट जहाँ पर बेचने वाला केवल एक व्यक्ति हो, तो जब उसको पता है कि कोई नहीं बेच रहा है, सिर्फ मेरे पास ही है माल, मैं ही बेच सकता हूँ, मैं ही सेलर हूँ, तो वो अपनी मन मुताबिक जितना रेट में होगा उतना रेट में बेचेगा। जैसे कि मान लो किसी ने कॉलेज ओपन कर लिया है और मान लो कि इंडिया के अंदर केवल एक ही कॉलेज है, इंडिया के अंदर मान लो ये सिंगल कॉलेज है और ये अकेला ही कॉलेज है जो बीएससी एग्रीकल्चर करवाता है, केवल एक कॉलेज है पूरे इंडिया के अंदर, मान लो वही बीएससी एग्रीकल्चर कराता है। तो इस कॉलेज वाले को पता है कि भाई पूरे इंडिया में कोई है ही नहीं मेरे अलावा, मैं अकेला ही हूँ, तो इसकी जितनी मन में होगी उतनी फीस करेगा, अपनी मनमानी चलाएगा, यहाँ पर ये कस्टमर को खूब लूटेगा। इसे कहते हैं मोनोपोली मार्केट, जब बेचने वाला केवल एक हो। यहाँ पर बहुत तरीके से ठगा जाता है कंज्यूमर को ठगना है तो मोनोपोली मार्केट ही सबसे बड़ी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ है। यहाँ पर कंज्यूमर को आप आसानी से ठग सकते हो। जाते ना अपन मार्केट में, आपने देखा होगा कहीं मिल ही नहीं रहा था, एक जगह पर ही मिल रहा था, महंगा दे रहा था तो मैं तो ले आया, यही होता है। जैसे आपने, ये आपका घर है यहाँ पर, यहाँ से मान लो आपको जो मार्केट है वो काफ़ी दूर है, मान लो आपको सब्जी लेने जाना है, कोई भी आपको भाजी तरकारी खरीदना है, वो मान लो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है कोई सब्जी मंडी। इस दौरान यहाँ पर क्या करेगा, आपके ठीक घर के बगल से ही एक ठेले वाला खड़ा होगा सब्जी लेकर के, वो आपको काफ़ी ज़्यादा दामों में सब्जी बेचेगा और आप ले भी लोगे उससे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर कोई और है ही नहीं और मार्केट तो 10 किलोमीटर दूर है, तो मैं अगर ज़्यादा दाम में भी बेचूँ तो लोग उसको खरीद लेंगे, लोग सोचेंगे 10 किलोमीटर कौन जाए, उसको वो ले लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। इसी को कहते हैं क्या, मोनोपोली मार्केट। ठीक है, ध्यान रखना, मैं यहाँ पर सब्जी वाले की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो भी ये उसका कहना भी सही है, भाई 10 किलोमीटर दूर जाओगे तो मुझसे ही खरीद लो। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मोनोपोली मार्केट क्या होती है, जहाँ पर बेचने वाला सिर्फ एक हो। इस तरह की जो मार्केट होती है वहाँ पर, अच्छा ये मार्केट जो मोनोपोली मार्केट है ये अपने एग्रीकल्चर में कभी आती है क्या? एक जगह देखने को मिलती है मोनोपोली मार्केट, वो भी किसान के केस में, जब किसान को इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है ना, वहाँ पर मोनोपोली मार्केट बहुत क्रिएट होती है। इरिगेशन के लिए जब भी किसान को भाई सिंचाई करनी है, सिंचाई के लिए आपने देखा होगा कि भाई उसको रात के समय में बिजली देते हैं कि भाई रात के टाइम आपको बिजली मिलेगी, उसी में आप इरिगेशन कीजिए। ठीक है, और जो भी बिजली मिलेगी उसका चार्ज भी पहले से फिक्स कर देते हैं। वहाँ पर क्या हो जाती है, मोनोपोली हो जाती है, और पहले से फिक्स कर देते हैं कि भाई 4 घंटे के लिए ही आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी या 5 घंटे के लिए ही इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, रात को 2 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक ही मिलेगी, चाहे किसान रात भर सोए ना सोए। यहाँ पर क्या कर देते हैं, वो मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं। इस तरह की कंडीशन आ जाती है कभी कभी। तो इंडियन फार्मर के केसेस में अगर हम बात करें तो वो मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। मोनोपोली मार्केट कब क्रिएट होती है, जब वो इलेक्ट्रिसिटी परचेस करते हैं इरिगेशन के लिए। तो इंडियन फार्मर जब इलेक्ट्रिसिटी परचेस करते हैं इरिगेशन के लिए, तो वो क्या है, आपका मोनोपोली मार्केट का ही एक तरह का एग्जांपल है। फिर आ जाओ आपका मोनोप्सोनी, जस्ट अपोजिट है।
ये जो मोनोपोली है ना, इसका ठीक अपोजिट। मोनोपोली में क्या था, एक बेचने वाला था, बेचने वाला एक है, यहां पर खरीदने वाला एक है। मोनोपोली में क्या होगा भाई, खरीदने वाला एक होगा, ओनली वन वायर, ओनली वन वायर, केवल खरीदने वाला एक है। जैसे कि आप किसी मार्केट में जाते हो, ये मार्केट में गए आप, बहुत सारी शॉप यहाँ पर बनी हुई हैं, बहुत सारी शॉप हैं, ये शॉप, इतनी सारी शॉप इधर भी हैं, इतनी सारी शॉप इधर भी हैं, सब बेचने वाले हैं, बहुत सारे बेच रहे हैं यहाँ पर। लार्ज नंबर में तो यहाँ पर क्या है, सेलर है, बेचने वाले इतने हैं पूछो मत, लेकिन खरीदने वाला केवल एक ही है, बायर केवल एक है बस, खरीदने वाला केवल एक ही, बेचने वाले बहुत हैं। जबकि यहाँ पर क्या था, खरीदने वाले बहुत आ रहे थे लेकिन बेचने वाला केवल एक था, केवल एक ही जगह वो मिलेगा, बस वहीं मिलता है, वहीं पर जाओ, अपनी मन मर्जी का बेचेगा। यहाँ पर फिर बायर की मर्जी चलती है, मुझे इतने में देना हो तो दे, यहाँ पर बेचने वाले बहुत होते हैं। ये होता है आपका क्या, मोनोपोली मार्केट। और इस तरह की मार्केट मेरे हिसाब से तो पता नहीं कहाँ एग्जिस्ट करती है। ये डिस्कशन का विषय है, आप लोग भी इंटरनेट पर ढूंढिए गया और इसमें थोड़ा डिस्कशन करना ग्रुप में आकर कि मोनोपोली मार्केट जैसी कोई चीज़ है क्या अपने इंडिया में, कहाँ पर ऐसी मार्केट एग्जिस्ट करती है कि यहाँ पर खरीदने वाला केवल एक हो। ऐसी भी कोई मार्केट है, ऐसी भी कोई चीज़ है क्या, कोई इसी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में हो सकती है जहाँ पर खरीदने वाला केवल एक ही आदमी हो। ऐसे ही एक होती है डिओपोली मार्केट। डिओपोली मार्केट के अंदर क्या होते हैं भाई, दो सेलर होते हैं। जैसे मोनोपोली में एक था, यहाँ पर दो सेलर, इसे नाम दे दिया किसका, डिओपोली। उसका ठीक अपोजिट डिओप्सोनी, जैसे मोनोपोली का ठीक अपोजिट मोनोपोली, डिओपोली का ठीक अपोजिट डिओप्सोनी। यहाँ पर दो सेलर थे तो यहाँ पर दो बायर होंगे, खरीदने वाले। ठीक है, ये डिओपोली और डिओप्सोनी पर नहीं आते, लेकिन इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओलिगोपोली और ओलिगोप्सोनी पर। ओलिगोपोली का मतलब होता है वो मार्केट जहाँ पर दो से अधिक लेकिन बहुत सारे नहीं, ध्यान रखना, दो से अधिक लेकिन बहुत सारे नहीं, फ्यू। ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है, ओलिगो का मतलब ही क्या होता है, ओलिगो का मतलब ही क्या होता है, फ्यू, मतलब कुछ, लेकिन दो से ज़्यादा रहेंगे, 3 4 5 फ्यू रहेंगे, लेकिन लार्ज नंबर में नहीं रहेंगे। अगर लार्ज नंबर में हुए तो परफेक्ट मार्केट बन जाएगा। वो फ्यू रहते हैं, कुछ रहते हैं, ठीक है, कुछ ही सेलर आपको कमोडिटी वाले मिल जाते हैं, उनको कहते हैं ओलिगोपोली मार्केट। ऐसी ओलिगोपोली ठीक अपोजिट, यहाँ पर कुछ नंबर में आपको बायर मिल जाते हैं लेकिन दो से ज़्यादा रहेंगे। अगर दो हुए तो फिर तो वो डिओपोली बन जाएगा, दो से ज़्यादा रखने पड़ेंगे, 3 4 5, तो वो ओलिगो आ जाता है। ओलिगो का मतलब क्या होता है, दो से ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 3 4 5 6 7, बस इतने तक। एक होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इस पर लगा लीजिए IMP। ये क्या होता है भाई, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ पर बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं लेकिन सभी लोग अपना अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं और हर एक की अपनी अपनी मोनोपोली है। मतलब प्रोडक्ट बहुत सारे हैं और मोनोपोली भी क्रिएट हो रही है, मतलब बेचने वाले बहुत सारे हैं फिर भी मोनोपोली है। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे हैं, जो कमोडिटी है वो कैसी है, हेटेरोजीनियस है। इसलिए मैंने ये भी कहा था कि भाई परफेक्ट मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो हमेशा होमोजीनियस होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट मार्केट कहलाएगी। अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट को होमोजीनियस की जगह हेटेरोजीनियस कर दूँ तो समझ लो कि वो फिर परफेक्ट मार्केट नहीं कहलाएगी, वहाँ पर वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो जाएगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैसा है, इसको एग्जांपल से समझें आप। जैसे कि मान लो किसी किसान को कोई पेस्टिसाइड खरीदना है, ठीक है, ये मान लो एक मार्केट है, उस मार्केट के अंदर वो जाता है और ये पूरी मार्केट में सिर्फ पेस्टिसाइड मिलते हैं। इधर भी बहुत सारे बेचने वाले हैं, इस साइड भी बहुत सारे बेचने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर एक दुकानदार अपना अपना पेस्टिसाइड बेच रहा है। कोई दुकानदार जो है वो मान लो कि आइसोप्रोट्रोन बेचता है सिर्फ, कोई एक दुकानदार है वो मान लो कि पेंडिमिथिलिन ही बेचता है सिर्फ, कोई एक दुकानदार है वो मान लो सिर्फ आपका सल्फोसल्फिरोन ही बेच रहा है, कोई एक दुकानदार जो सिर्फ ब्यूटाक्लोर ही बेच रहा है तो सब में पेस्टिसाइड, लेकिन एक प्रोडक्ट का सिर्फ एक ही सेलर है, हर एक की अपनी अपनी मोनोपोली है। अगर आपको आइसोप्रोट्रोन खरीदना है तो उसका भी बेचने वाला केवल एक ही मिलेगा। है तो कहने के लिए तो पूरी की पूरी मार्केट है, वो कहने के लिए तो पूरी की पूरी पेस्टिसाइड की मार्केट है, लेकिन एक ब्रांड का या कोई एक केमिकल का सिर्फ एक ही दुकान है। तो प्रोडक्ट क्या हो गए, अलग अलग हो गए, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट हो गए। कैसे प्रोडक्ट हो गए, यहाँ पर कमोडिटी जो है वो कैसी हो गई, हेट्रोजीनियस हो गई। और इसी हेट्रोजीनियस होने की वजह से हर एक ने अपनी अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली। अब जैसे किसान को आइसोप्रोट्रोन लेना है तो उसको तो लेना ही है भैया, आइसोप्रोट्रोन ही काम करेगा, कोई और तो ले नहीं सकता। अब उस कहने के लिए तो वो गया ऐसी मार्केट में जहाँ पर बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड मिल रहे हैं, लेकिन आइसोप्रोट्रोन केवल एक ही जगह पे मिल रहा है। तो वो जिस रेट में बेचेगा
उस रेट में लेना पड़ेगा, मोनोपोली क्रिएट होगी। इसे कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कई सारे प्रोड्यूसर हैं लेकिन बेचने वाला जो मार्केट जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं वो सब अलग अलग है, इसलिए हर एक के पास अपने अपने प्रोडक्ट की अपनी अपनी कमोडिटी की मोनोपोली है। और सिंपल तरीके से समझ लो, आप ऐसी सब्जी मंडी में चले जाओ, यहाँ पर 100 तरह की सब्जियां मिलती हैं, 100 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, 100 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स आपको मिल रही हैं, लेकिन बेचने वाला एक ही है। एक प्रकार की वेजिटेबल को एक ही व्यक्ति बेच रहा है, तो उसकी इच्छा होगी वो उसी रेट में बेचेगा। आपको मान लो पोटैटो लेना है, आपको पोटैटो लेना है, इस पूरी मार्केट में 100 प्रकार की वेजिटेबल्स हैं, 100 टाइप्स की वेजिटेबल है, लेकिन पोटैटो की सिर्फ एक ही जगह पर है। आपको सिर्फ यही पोटैटो मिलेंगे, दूसरी जगह जाओगे तो दूसरी जगह टोमेटो मिलेंगे, फिर किसी जगह पर भिंडी मिलेगी, कहीं मिर्ची मिलेगी, कहीं प्याज मिलेगी, कहीं कैबेज मिलेगी, कहीं कुछ मिलेगा, लेकिन पोटैटो सिर्फ एक जगह पर है। तो पोटैटो वाला अपनी मोनोपोली क्रिएट करेगा कि मैं ही हूँ पूरी, कहने के लिए तो सब्जी मंडी है लेकिन आलू तो मेरे जहाँ पर ही बिकता है, तो मैं जिस रेट में बेचूंगा उसी रेट में लेना पड़ेगा। टोमेटो वाले के पास जाओगे, टोमेटो वाला भी यही कहेगा, पूरी मंडी है लेकिन टोमेटो तो मैं ही बेचता हूँ। कहने के लिए तो है सब्जी मंडी, लेकिन उस पर्टिकुलर सब्जी को तो मैं ही बेच रहा हूँ ना। तो कहने के लिए है तो बहुत सारे प्रोड्यूसर, लेकिन सबके प्रोडक्ट अलग अलग है, इसलिए सभी ने अपनी अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। उसी को कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। उसके बाद आ जाओ आपका टाइप ऑफ सरप्लस। ओहो, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मार्केटेबल सरप्लस और एक होता है मार्केटेड सरप्लस। एक होता है मार्केटेबल सरप्लस और एक होता है मार्केटेड सरप्लस। अच्छे से समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है मार्केटेबल में क्या है और मार्केटेड में क्या है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। ये एक फार्मर है, ठीक है। कई किताबों में आपको कुछ उल्टा सीधा दे रखा है, वहाँ पर बिल्कुल मत समझना, मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो। एक फार्मर है, ये उस फार्मर का फील्ड है, ठीक है। इस फार्मर के फील्ड पर उसने कोई प्रोडक्शन किया है, मान लो उसने गेहूं का उत्पादन किया है, वीट का प्रोडक्शन उसने किया है। कितना प्रोडक्शन किया है? मान लो उसने 100 कुंटल किया है, 100 कुंटल का उसने गेहूं उत्पादन कर लिया। इस 100 कुंटल में से मान लो कि उसने 5 कुंटल, कितना, 5 कुंटल जो गेहूं है वो अपने लिए रख लिया, जिसमें वो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, जिसमें से वो क्या करेगा, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। भाई हो सकता है ये फार्मर अगले साल के लिए कुछ सीड बचा के रखे इसी 5 कुंटल में से, इसी में से वो कुछ अपने लिए आटा वगैरह बनाएगा गेहूं का, मतलब अपने खाने के लिए, कंजप्शन के लिए रख ले, किसी भी पर्पज से रखे, कंजप्शन के लिए अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट पूरा कर ली उसने 5 कुंटल में से। उसके पास बचा कितना, 95 कुंटल। तो इस 95 कुंटल को वो क्या कर सकता है, मार्केट में बेच सकता है। इसको वो मार्केट में बेच सकता है, जरूरी नहीं है कि वो इतना ही बेचे, हो सकता है इसमें से भी फिर वो 90 ही बेचे, 5 रख ले। ये 5 तो उसने अलग निकाल लिया, ध्यान रखना, इसको काउंट बिल्कुल भी मत करना। ये तो उसने अपनी फैमिली नीड में, फैमिली रिक्वायरमेंट उसने अलग ही निकाल लिया है। अब बचा कितना, 95 कुंटल। इसको वो मार्केट में बेच सकता है। अब उसकी मर्जी है कि पूरा की पूरा 95 कुंटल ही बेच दे, या इसमें से भी वो 90 बेचे और बाकी का 5 अपने पास और एक्स्ट्रा में रख ले। ये क्या है, मार्केटेबल सरप्लस, कि वो कितना मार्केट में बेच सकता है। ध्यान रखना, बेच सकता है, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, उसने बेचा नहीं है, वो बेच सकता है। कब, फैमिली रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद जितना वो मार्केट में बेच सकता है। या फिर इसको और अच्छे तरीके से समझो कि जो प्रोडक्ट, जो चीज़ें वो नॉन फार्मिंग जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, नॉन फार्मिंग पॉपुलेशन का मतलब हो गया जो शहरों में रहते हैं, जो खेती नहीं करते। अब जो खेती नहीं करते तो क्या उनके यहाँ रोटियाँ नहीं होती, उनके पास गेहूँ नहीं होता, होता है ना, उनको गेहूं कौन देता है, यही लोग देते हैं, हमारे फार्मर ही देते हैं। तो इस फार्मर ने 100 कुंटल प्रोड्यूस किया, 100 में से 5 कुंटल उसने अपनी फैमिली के लिए रख लिया, अपने खाने पीने के लिए रख लिया, अपने अगले साल वो फिर से खेती करेगा उसके लिए रख लिया, बाकी का बचा 95 कुंटल। अब वो चाहे तो इस पूरे की पूरे 95 कुंटल को मार्केट में बेच दे, और वो मार्केट में जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, जो भी आपके नॉन फार्म पॉपुलेशन उन तक पहुँच जाएगा। ये क्या हो गया, उसका मार्केटेबल सरप्लस हो गया। ध्यान रखना, मार्केट टेबल में अपन सिर्फ फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ये मार्केटेबल सरप्लस है ना, ये एक थ्योरेटिकल चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। ध्यान रखना, ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है हमेशा, सिर्फ किताबों पर लिखी जाने वाली। इसको कभी भी प्रैक्टिकल मत मानना। मार्केटेबल मतलब इतना हम बेच सकते हैं। इस किसान ने 5 कुंटल अपने खाने पीने के लिए निकाल लिया है, इसके पास अब सिर्फ 95 कुंटल बचता है 100 में से, यानी कि ये 95 कुंटल को वो बेच सकता है, उसने बेचा नहीं है, वो बेच सकता है। मार्केटेबल
मार्केटेबल सरप्लस मतलब वो कितना बेच सकता है अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट के पूरी होने के बाद। कई जगह पर ये भी रहता है, कई किताबों में आपको ऐसा मिल जाएगा कि उस किसान ने 100 कुंटल का प्रोडक्शन किया है तो वो पूरा की पूरा 100 कुंटल मार्केट के अंदर बेच सकता है। कई किताबों में ऐसा दिया हुआ है कि भाई इसमें उसने अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट को हटाया ही नहीं, डायरेक्ट की डायरेक्ट 100 कुंटल को ही उसने मार्केटेबल कर दिया, वो गलत है। ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सही है, इसको ध्यान रखना। कई किताबों में ऐसा दिया हुआ है जहाँ पर मार्केटेबल में फैमिली रिक्वायरमेंट की नहीं हटाते, वहाँ पर फैमिली रिक्वायरमेंट को मार्केटेड में हटाया गया है, जबकि वो बिल्कुल गलत है। फैमिली रिक्वायरमेंट को जो माइनस करते हैं ना वो मार्केटेबल में ही करते हैं। मार्केटेबल सरप्लस मतलब ये वो क्वांटिटी है फूड ग्रेन की या ये वो क्वांटिटी है प्रोडक्शन की जिसे वो किसान अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद जो उसके पास बच रहा है, जो भी प्रोडक्शन बच रहा है वो उसको मार्केट में बेच सकता है। उसने बेचा है नहीं बेचा वो बाद की बात है, वो बेच सकता है। 100 कुंटल हुआ, 5 कुंटल अपने उसने फैमिली के लिए रख लिया, बचा 95। अब 95 को वो मार्केट में बेच सकता है। हो सकता है इस 95 में से वो ना बेचे, हो सकता है इस 95 में से अगर मान लो उसने 90 कुंटल ही मार्केट में बेचा है तो ये क्या हो जाएगा, फिर मार्केटेड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मार्केटेड। मार्केटेबल कितना है, 95 है कि इतना बेच सकता है। मान लो उसने बेचा कितना, सिर्फ 90 ही बेचा, 5 कुंटल उसने रख लिया, किसी वजह से रख लिया होगा, नहीं बेचना उसको, उसने सिर्फ 90 कुंटल ही बेचा, तो वो क्या हो गया, मार्केटेड हो गया। बात कुछ समझ में आई, मैं तो कहूँगा पूरी ही समझ में आनी चाहिए। तो जितना वो बेच सकता है अपनी परिवार की ज़रूरत पूरी करने के बाद, जितना वो बेच सकता है वो क्या है, मार्केटेबल सरप्लस है। तो मार्केटेबल सरप्लस को डिनोट कर दिया MS से। फॉर्मूला क्या बन गया, MS = P - C। P का मतलब क्या होता है, उसका टोटल प्रोडक्शन, C का मतलब होता है उसकी फैमिली रिक्वायरमेंट, फार्मर की रिक्वायरमेंट। तो टोटल प्रोडक्शन में से फार्मर की रिक्वायरमेंट को माइनस कर दो, जो बचेगा वही क्या होगा, उसका मार्केटेबल सरप्लस होगा। तो मार्केटेड सरप्लस क्या है, वही चीज़ जो उसने मार्केट में बेचा है। भाई 100 कुंटल था पूरा की पूरा, 100 में से 5 कुंटल उसने अपनी परिवार की ज़रूरत के लिए पूरा रख लिया है, फैमिली रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो रही है, तो बचा कितना, 95 कुंटल बचता है। अब इस 95 कुंटल को अपन क्या बोलेंगे, मार्केटेबल बोलेंगे कि भाई इतना वो बेच सकता है। अब किसान का मन है भाई उसको नहीं बेचना 95, हो सकता है इस 95 में से भी उसने सिर्फ 90 कुंटल ही मार्केट में बेचा है, तो जो बेचा है ये क्या कहलाएगा, मार्केटेड कहलाएगा। ये 5 कुंटल मान लो उसने रख लिया, वो कहेगा नहीं 5 कुंटल को तो मैं बाद में जाके बेचूंगा, फिर कभी बेचूंगा, नहीं अभी नहीं बेचना मेरे को। हो सकता है वो कुछ भी करे, इसका अपने जानवरों कुछ भी कर ले, वो उसकी मर्जी है किसान की, उसको नहीं बेचना। उसने मार्केट में एग्जैक्टली कितना बेचा, मार्केटेड, यही है आपका प्रैक्टिकल वैल्यू। ध्यान रखना, जो प्रैक्टिकल वैल्यू है ना वो यही है, मार्केटेड सरप्लस, यही है सबसे इंपॉर्टेंट। ये मार्केटेबल सरप्लस ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, किताबों में लिखी जाने वाली, इसको कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता मार्केटेबल। ये तो फ्यूचर वाली बात कर दी ना भाई, एक किसान के पास 95 कुंटल रखा हुआ है तो उसको कभी काउंट मत करना कि भाई 95 कुंटल जो है वो नॉन फार्मर के लिए है, सॉरी नॉन फार्म पॉपुलेशन के लिए है, अभी उसने बेचा थोड़ी ना है। हो सकता है वो 95 में से 90 ही बेचे, तो जो 90 बेचा है वो जाकर के मिलेगा नॉन फार्म पॉपुलेशन को, जो लोग खेती नहीं करते उन लोगों को जाकर वो 90 कुंटल मिलेगा। यानी कि एक्चुअल में उसने बेचा कितना, वो क्या कहलाता है, मार्केटेड सरप्लस। बात समझ में आ गई क्या? तो मार्केटेड सरप्लस क्या हो गया, हाँ, तो मार्केटेड सरप्लस में अपना आ जाएगा फैमिली नीड वगैरह को उसने पूरा कर ही लिया है। मार्केटेड सरप्लस में भी क्या हो गया आपका, फैमिली नीड को उसने माइनस कर दिया। भाई उसने कितना बेचा है, 90 कुंटल बेचा है ना, तो बाकी का जो 10 कुंटल है वो कहाँ गया, 5 कुंटल तो उसने पहले ही निकाल लिया था अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट के लिए, बचा हुआ 5 कुंटल है वो उसने और रखा हुआ है रिजर्व में, वो उसने रिजर्व में रख लिया, किसी और भी वजह से रख लिया है, तो वो किस में कन्वर्ट काउंटिंग होगा, अपना फैमिली नीड में। तो ये जो फैमिली नीड वाली चीज़ है ना वो इसमें भी आएगी, मार्केटेड सरप्लस में भी आएगी, और ये फैमिली नीड वाली चीज़ मार्केटेबल सरप्लस में भी आएगी। फ़र्क बस ये है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। मार्केटेबल और मार्केटेड में एक्चुअली उसने मार्केट में कितना बेचा वो कहलाता है मार्केटेड, और वो कितना बेच सकता है वो कहलाता है मार्केटेबल। सिंपल सी कहानी है।